स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुश्ती की। और आज बहुत सारी कहानियां आपको बताने के लिए हैं, क्योंकि बेंगलोर में जहां पर विपक्षी दल जुटे हुए हैं, वहीं 5 बजे दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दल वो जुटने वाले हैं। यूपी बिहार की बात हमने की, अलग अलग राज्यों में किसकी क्या ताकत दिखाई दे रही है उसको तोलने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। 48 सीटों वाला राज्य है, यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जिस तरीके से पहले शिवसेना और फिर एनसीपी टूटी, उससे वहां के सारे समीकरण गणित अब उलझ गए ऐसा लगता है। अजीत पवार के आने से शिंदे गुट बेचैन है, शिवसेना। दूसरी ओर अजीत पवार गुट का 2 बार बल्कि 3 बार शरद पवार से जाकर के मिलना, ये कई अटकलों को हवा दे रहा है। अब सवाल है, महाराष्ट्र में पिक्चर का क्लाइमैक्स लिखा जा चुका है या पिक्चर बाकी है? और महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार क्या वो पाला बदल भी सकते हैं? इसको लेकर के क्यों अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है, इस पर भी लगातार हम लोग बात करने जा रहे हैं। और शरद पवार आज कल तो नहीं गए थे बेंगलोर, आज वो बेंगलोर पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अपना रुख नहीं बदलने वाला। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार बार बार उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तमाम और मंत्री और सीनियर लीडर वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही हमारे देवता हैं, अब पार्टी को बचाइए टूटने से। तो शरद पवार पर क्या कोई इमोशनल अत्याचार भी चल रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी। देवेंद्र, यही सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है, महाराष्ट्र में सब कुछ अब तय है या बीजेपी को और अजीत पवार को लगता है कि अभी भी कोई कमी है, जो बार बार शरद पवार को मनाने के लिए जाते हैं? और उनको मनाना क्या यह मुमकिन भी है? सौरभ, सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं। मतलब पब्लिक जो पोस्चरिंग रहेगी वो शरद पवार की वही रहेगी जो कि आज की तारीख में दिख रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर जिस प्रकार से मुलाकातें हो रही हैं, शरद पवार अगले लोकसभा चुनाव में बहुत आक्रामक तरीके से कोई कैंपेन ना करें इस अजीत पवार वाले एनसीपी के खिलाफ, इतने से काम हो जाएगा। और ये जो बार बार जाकर वहाँ से उनसे भेंट मुलाकात की जा रही है, बेसिकली वो उसी सेंटिमेंट को अपीज करने की कोशिश है कि ग्राउंड पे ये मैसेज दिया जाए कि जो हार्डकोर शरद पवार के समर्थक हैं उन्हें भी ये मैसेज दिया जाए, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके पे, कि जो कुछ भी हो रहा है वो शरद पवार की सहमति से हो रहा है। क्योंकि प्रिंसिपली वो बीजेपी की मुखालफत करते रहे, इसलिए सार्वजनिक तौर पे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका समर्थन है। इस मैसेजिंग के लिए ही ये लोग जा रहे हैं। और इसमें दिलचस्प सौरभ ये है कि भले ही शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल को ये कहा गया कि बाहर जाके बोलिए कि बिना अपॉइंटमेंट हम लोग आए थे, लेकिन बार बार इस तरह से मिलने का अपॉइंटमेंट देना अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या शरद पवार उस आक्रामक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विरोध करेंगे या फिर महज एक खाना पूर्ति करेंगे। अगर वो खाना पूर्ति करते हैं तो बीजेपी, अजीत पवार और शिंदे, इनका काम लोकसभा चुनाव में उतने से ही हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शरद पवार मिलने का वक्त भी दे रहे हैं और बोल भी कुछ नहीं रहे। कम से कम पब्लिक को तो ये बताया जा रहा है कि वो कुछ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे लोग जाकर उनके चरण छू रहे हो और कुछ ना बोले। नहीं, आप अपने को शरद पवार की जगह रखकर सोचिए। उन्होंने अपना एक सक्सेशन प्लान बनाया और उसको अनाउंस कर दिया, बड़े फैन फेयर के साथ जो है उसकी घोषणा हो गई। लगा कि किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार कर लिया और उसके बाद बिजली गिर गई। तो उन्होंने सक्सेशन प्लान बनाया अपनी बेटी को पॉलिटिकली स्टैब्लिश करने के लिए। अब उनके सामने 2 समस्याएं हो गई। एक कि वो महाराष्ट्र के चाणक्य थे, उनसे बड़ा तो कोई जो है चतुर राजनेता था नहीं। उनको जैसे मात दी भतीजे ने, वो उनके लिए पचाना बड़ा मुश्किल। चाणक्य के साथ चतुराई हो गई। और दूसरा हो गया कि अब बेटी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। शरद पवार कहते रहे कि हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य और उसके अलावा संगठन पर ज़्यादातर कब्जा अजीत पवार का है। पिछले काफ़ी समय से संगठन वही चला रहे थे। तो इसलिए नीचे जो लोग हैं, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा जो कार्यकर्ता और नेता छोटे होते हैं ना, उनको जोड़ने का तरीका होता है उनका काम कितना कराते हैं। अजीत पवार की ये खूबी है, इसके लिए जाने जाते हैं कि वर्कर का काम वो प्राथमिकता के आधार पर कराते हैं। कोई भी आ जाए, पहचान है नहीं है इससे फ़र्क नहीं। अगर हमारी पार्टी का वर्कर है तो उसका काम होगा पहले। शिंदे गुट से नाराज़गी मतलब जो शुरू हुई, उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि वित्त मंत्री होते हुए वो सारा फंड और जो एनसीपी के विधायक थे उनके क्षेत्रों में जाता था। ये शिंदे गुट के जो विधायक थे या शिवसेना के थे वहाँ नहीं जाता था। और इसकी शिकायत करने पर उद्धव ठाकरे सुनने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ से नाराज़गी शुरू हुई थी। तो शरद पवार को एक तरह से
अजीत पवार का गुट संदिग्ध बना देना चाहता है विपक्षी पार्टियों विपक्षियों की नजर में ही उनकी भूमिका कि संदेह ये में जा भी सकते हैं। जिस तरह से उनका बार बार बीजेपी से जाएंगे नहीं जाएंगे बातचीत चलती रहती है, यहाँ मना करते हैं फिर जाके प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, तो ये सब जो चलता रहता है। मान लिया कि अजीत पवार को 19 में मैंने ही भेजा था और फिर बाद में जो है पलट गए, तो लोगों की नजर में ये कि भाई ये जा भी सकते हैं, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जो बात अभी देवेंद्र ने कही कि अजीत पवार को भी डर हो कि बड़े नेता हैं लोगों की नजर में और बहुत कुछ कुछ ज्यादा बोल गए थे अजीत पवार जब कहा रिटायर हो जाइए, देखिए तो नुकसान ना कर देंगे। उस दिन जो मीटिंग में जो अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे नेता जो बोले हैं और बोलने के बाद जब ये शरद पवार उसके अगले दिन निकल गए सतारा और उसके बाद फिर छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और जिस तरह का उनको रिसेप्शन मिला है, जिस तरह का उनको रिस्पांस मिला है, उससे इनको भी लगा है कि शरद पवार से लड़ करके ये कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में आज सत्ता उनके पास है, सत्ता की ताकत से भले अपनी ताकत दिखा ले, लेकिन आज भी एनसीपी के आम कार्यकर्ता की सहानुभूति शरद पवार के साथ है। ये आपका भी असेसमेंट है? ये मेरा असेसमेंट है। अच्छा। और मेरी जो लोगों से बात होती है महाराष्ट्र के मित्रों से, उनका भी असेसमेंट है कि आज सत्ता अजीत पवार के साथ है, अजीत पवार के साथ संगठन का बल है, सब कुछ रहा है, लेकिन आप सत्ता के जरिए काम करा सकते हैं तो बहुत लोग सत्ता की वजह से आपसे जुड़े रहेंगे। क्या वो चुनाव में जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे? और ये एहसास अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल को हो चुका है, इसीलिए वो उसको डाइल्यूट करने के लिए बराबर कभी काकी को देखने के बहाने, कभी साहब से मिलने, अब वो विट्ठल हैं आप, फिर चरणों में बैठ करके शाल उड़ाना, गुलदस्ता देना, ये मैसेज देना कि हम अलग तो हो गए हैं लेकिन हमारे लिए शरद पवार उतने ही श्रद्धेय और पूज्य है जैसे पहले थे। क्योंकि शरद पवार को माइनस करके आप अपने वोटर के बीच में जाएंगे तो उसका कितना आपको फायदा होगा ये अभी संदिग्ध है। तो बीजेपी को शिंदे साहब को ला करके, अजीत पवार को ला करके पार्टी तो तोड़ दी दोनों उन्होंने, लेकिन वो उतनी फायर पावर नहीं मिली क्या? देखिए हर चीज का टेस्ट तो चुनाव में होता है। अभी अजीत पवार जहां भी जाएंगे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता के साथ आपको बहुत कुछ मिलता है, असली टेस्ट होता है सत्ता के बाद या चुनाव के समय। और या तो शरद पवार अगर गए होते पब्लिक, एनटीआर को जब गिराया था चंद्रबाबू नायडू ने, तो एनटीआर चैतन्य रथ लेके निकले, बमुश्किल 100 किलोमीटर हैदराबाद से बाहर गए थे और उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही थी, वापस लौट आए और उसके बाद फिर एनटीआर को भवन में चले गए और फिर उठे ही नहीं। शरद पवार निकले तो शरद पवार को लोगों ने रिसीव किया, सतारा की मीटिंग उनकी देखिए, छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, वो जो रिसेप्शन उनको मिला। या तो शरद पवार को लोग डिजर्ट कर देते कि ठीक है तुम रिटायरी हो जाओ जैसा अजीत दादा ने कहा है, लेकिन वो नहीं हुआ ना। तो ये भी एक रस्साकशी का एक मसला है। अरे देखिए आजकल बहुत सारी बातें जो है वो कहने के नए नए तरीके भी आ गए, उसमें सर्वे भी एक टूल बन गया है। अब महाराष्ट्र में कभी हाल फिलहाल में सर्वे आया स्प्लिट के बाद, और उस सर्वे में ये कहा गया कि आज अगर विधानसभा का चुनाव हो जाए तो अजीत पवार 9 सीट पाएंगे और शरद पवार जो लड़ेंगे उनकी पार्टी को, उनके धड़े को 45+ सीट मिलेगी। अब वो स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, उनके परिवार का भी अपना एक मीडिया सर्वे है, सब कुछ है, उसके जरिए भी हो सकता है, लेकिन ये सारा माहौल बनाने की कोशिश है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति तो पूरी माहौल पे होती है। अगर माहौल पे न होती तो 5-6 जिलों का नेता देश का इतना बड़ा चाणक्य कैसे कहा जाता? हम बार बार चाणक्य कहते हैं, मैं कहता हूं कि मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन है कंट्री के। और आप जरा सोचिए कि अजीत पवार कर क्या रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो जाए। अरे भाई शरद पवार की यही क्रेडिबिलिटी है कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका भरोसा ही नहीं है कि किसी के साथ वो चले जाएंगे। 2014 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़े थे और सदन के पटल पर तय होता, उससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने निकल कर कह दिया कि हम समर्थन दे सकते हैं। फिल्म का डायलॉग है ना कि प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। बस यही है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, यही क्रेडिबिलिटी है उनकी। और अजीत पवार इस बात को जानते हैं। मैं तो ये मानता हूं और मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अजीत पवार वो जो 72 घंटे थे जिसमें अजीत पवार को लगभग एकदम खत्म कर दिया शरद पवार ने, जो मुंह अंधेरे शपथ के बाद से 72 घंटे जो शीशे से कैमरा चल रहा है और वहां अजीत पवार टहल रहे हैं क्या करेंगे, और एक एक करके सारे विधायक फिर लौट के वहां होटल में पहुंच जा रहे हैं और नंबर गिना जा रहा है कि कितने नंबर हैं, उस सब का बदला है। जिसको उन्होंने कहा कि मुझे विलन बना दिया आपने, उस वक्त विलन बनाया था और उसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा और जिस तरह से कहा कि ट्रैप कर दिया हमने, अब वो खुद ट्रैप्ड हैं। और ये जो कह रहे, जो अभी देवेंद्र ने कहा कि अपॉइंटमेंट क्यों दे रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं भाई। वाईबी चौहान सेंटर में वो जाते हैं बैठने के लिए, अपना काम करने के लिए। एक दिन वो बैठे थे तब ये लोग पहुंच गए, एक दिन वो नहीं आए थे तब वो लोग पहुंच गए।
पहले दिन जयंत पाटिल ने सुप्रिया सुले को फोन करके बताया कि अरे ये लोग अचानक आ गए, जल्दी से आ जाओ। इसका मतलब ये है मिल तो रहे हैं ना हर्षवर्धन जी। अब शरद पवार ना मिलना चाहे, आप इसको समझिए, आप इसको समझिए, बैठे रहिए, आप अगर कोई तय कर ले, मान लीजिए वो कहेंगे कि हम नहीं मिलेंगे, चलिए हम ये बड़ा अच्छा, आपने एक दूसरा दृश्य प्रस्तुत किया। ये सारे लोग चौहान सेंटर के बाहर खड़े हैं और वहां गार्ड ने कह दिया कि नहीं, हम शरद पवार साहब नहीं मिलेंगे। जो और लोग हैं जो गिने चुने सहानुभूति वाले हैं, और सहानुभूति वाले बड़े कम लोग होते हैं। सहानुभूति जो होती है ना, वो किसी एक खास समय में और बहुत खास समय तक रहती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। सहानुभूति सिर्फ किसी खास वजह से होती है। तो अभी वजह एक, भाई शरद पवार इतने उम्रदराज नेता, इतने समय से काम कर रहे थे, अब वो सहानुभूति खत्म हो गई है। अगले एक स्नैप पोल यहां पर एनसीपी पर कर लेते हैं। विनोद जी ने बड़े मतलब ठोक के कहा कि उनकी अपनी असेसमेंट भी है कि लेगेसी वहां की शरद पवार ही है जो है। एनसीपी मतलब शरद पवार ही है, अजीत पवार नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है शरद पवार का युग समाप्त हो चुका है। इस समय एनसीपी का मतलब अजीत पवार है, ठीक है, उन्हीं के साथ संगठन है, उन्हीं के साथ वोट जाएगा। क्योंकि अगर शरद पवार आज 15 साल उनकी उम्र कम होती तो ये सवाल उठ सकता था। शरद पवार 82-83 साल के हैं और सुप्रिया सुले जो उनके साथ हैं, उनका संगठन का कोई अनुभव नहीं है, कुछ किया नहीं। पिता के नाम पर लोकसभा चुनाव 3 बार जीत गई है, इसके अलावा कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है उनकी। और तीसरी मीटिंग में अजीत पवार 39 विधायकों को साथ लेकर गए कि ये देखिए, ये हमारी ताकत है। अब भी समझ जाइए, ठीक है, साथ आ जाइए। एनसीपी मतलब अजीत पवार, जब 53 में 51 विधायक साथ थे तब आपने नहीं सुना, तो अब सुनिए। मेरा तो एक ही पैमाना है, सत्ता माइनस कर दीजिए, अजीत पवार की ताकत पता लग जाएगी। वो आपको लगता है वो ताकत शरद पवार? ताकत शरद पवार, जनता की ताकत शरद पवार। बताइए हर्षवर्धन जी। नहीं, एनसीपी मतलब शरद पवार, लेकिन अब वो शरद पवार पूज्य हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। अब उनके मार्गदर्शन में चलेगा, लेकिन वो अब पूज्य हो चुके हैं। और एक बात मैं कहता हूं, जिस दिन ये हुआ था उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, हम सब उस बात को मानते थे। अगर उसी दिन से सुप्रिया सुले निकल जाती कि नहीं नहीं, ये भाई ने धोखा दे दिया, हमारे पिता को धोखा, जैसा भाषण किया था उन्होंने, और सचमुच पूरे महाराष्ट्र में निकलती और उनके पीछे लोग खड़े होते, या सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र में निकल जाती, हम कह रहे वो भी छोड़े, अपनी लोकसभा में निकल जाती। निकलने की हिम्मत हुई क्या? नहीं हुई हिम्मत। नहीं, वो तो वो कहते हैं कि वो परिवार को अलग रखते हैं, पर राजनीति अलग है, परिवार अलग है। ऐसा होता नहीं है। उनका स्टेटमेंट है, उसी दिन का स्टेटमेंट है, वो मेरा भाई है, भाई रहेंगे। जिस दिन पहले मुंहदेरे शपथ लेके आए थे, अगर राजनीतिक लड़ाई हो रही है तो लड़नी पड़ेगी ना, या तो पार्टी दे दीजिए भाई को कि भाई ले जा रहा है पार्टी, तो हम दे देते हैं भाई को। राजनीतिक लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, वो तो नहीं, अगर दे दिया होता तो आज ये होता क्यों था? तो आज शरद पवार उसी तरह सम्मान नहीं होते। चलिए बहुत कुछ जानने को मिला है महाराष्ट्र के बारे में, और अब शरद पवार साहब की ताकत पर और वो कितना यहां से स्थिति को अपने वश में कर सकते हैं, उसको लेकर के तमाम संशय भी हैं। पश्चिम बंगाल की बात अब हम करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ममता बनर्जी के सामने और कोई उतना बड़ा नेता किसी पार्टी का दिखाई नहीं देता है। अब पंचायत चुनाव में जिस तरीके की हिंसा हुई है, लेकिन उसने विपक्ष की एक फॉल्ट लाइन को उघाड़ कर रख दिया। इसलिए कल से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हुई, कांग्रेस का वर्कर मारा गया, लेफ्ट का वर्कर मारा गया। आज उन्हीं लोगों के साथ ममता बनर्जी सामने बैठी हुई है, आज वो सोनिया गांधी के साथ एक मेज पर बैठी हुई है। तो सोचिए वहां क्या बात हो रही होगी। तो इसीलिए बार बार बीजेपी की तरफ से कहने की कोशिश है कि ये जो भी गठबंधन किया जा रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज का गठबंधन है, सबके अपने अपने स्वार्थ जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जरा तस्वीरों पर हम चलते हैं, आज आपको दिखाएं ममता बनर्जी जिस तरीके से बैठी थी सोनिया गांधी के साथ, तो उस वक्त क्या माहौल वहां दिखाई दे रहा था। पहले आपको प्रधानमंत्री की बात सुना दें, फिर आगे बात करते हैं। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता
वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। अब इस बात का जवाब ममता बनर्जी को नहीं, इस बात का जवाब तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, लेफ्ट के नेताओं को देना है कि कैसे वो ममता बनर्जी के साथ एक मेज पर बैठे हैं। अभी बंगाल में जो हिंसा आई उसके बाद भी इसका जवाब दिया सीताराम येचुरी ने। सीताराम येचुरी भी इसी बैठक के अंदर मौजूद है। सर उन्होंने साफ कह दिया कि आप याद कीजिए, यूपीए की सरकार, हमारे 60 से ज्यादा एमपी चुन करके आए थे, वो सरकार हमारे बगैर चल नहीं सकती थी, तब साथ आए थे ना, इसीलिए इस बार भी साथ आए। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक परिस्थिति थी, वो साथ तो बीजेपी के भी आए थे। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनवाने में बीजेपी के साथ थे, तो क्या बीजेपी के साथ चले जाएंगे? तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। वो भी सरकार ना बनती, अगर लेफ्ट साथ ना होता तो बीपी सिंह की सरकार ना बनती। तो ये तो तर्क नहीं हुआ। सवाल ये है कि आप हाई कोर्ट में जाकर रेट फाइल कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, और ये सरकार और इस सरकार की मशीनरी करा रही है, और उस पर आप सवाल उठाने को तैयार नहीं है। जब आपसे आपकी पॉलिटिक्स है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठेगा ना कि भाई आप पश्चिम बंगाल में तो इस तरह की बात कर रहे हैं और बेंगलोर में जाके इस तरह की बात कर रहे हैं। बंगाल पर चूंकि बहुत समय नहीं है चर्चा करने के लिए, ब्रेक भी ले रहा, मैं एक बेसिक सवाल आप तीनों से करने जा रहा हूं। बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस, लेफ्ट, इनकी जरूरत भी है क्या? जरूरत तो है, जरूरत है। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 4-5% भी मुस्लिम वोट ले जाते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसलिए जरूरत है। इसलिए वो चाहती हैं कि जो 2 सीट कांग्रेस जीती थी वो ले ले, 1-2 सीट सीपीएम ले ले, समझौता हो जाए। तो इस हमारा जो है मुस्लिम जो हमारा वोट, कोर वोट है, वो इंटैक्ट रहेगा। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। यही वो फॉर्मूला चाहती जो बार बार कह रही हैं कि बंगाल में हम हैं, हमारे लिए छोड़ दीजिए बीजेपी से लड़ने के लिए, हम लड़ लेंगे बीजेपी से। हम केरल में छोड़ देंगे। हम पूरा देश छोड़ रहे हैं, केरल नहीं है, हम पूरा देश छोड़ने को तैयार हैं। हम देश में समर्थन करेगा आपका। छोड़ क्या रहे हैं? छोड़ दो हमारे लिए। छोड़ क्या रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बंगाल में जो एंटी बीजेपी वोट है, मेजॉरिटी मुस्लिम वोट है उसमें, लेकिन नॉन मुस्लिम वोट भी होगा जो बीजेपी का वोटर नहीं होगा, मान लीजिए लेफ्ट किसी कारण से, तो वो इंटैक्ट हो जाए एक ब्लॉक में तो उसका फायदा है तृणमूल कांग्रेस को, और अगर वो बंटता है तो उसमें बीजेपी का फायदा है। तो इसलिए ममता बनर्जी को लेफ्ट और कांग्रेस का अगर सपोर्ट मिलता है तो उन्हें फायदेमंद है, लेकिन वही है कि किस कीमत पे मिलता है। अब 10 सीटें तो देने वाली है नहीं, 1-2 सीटें कांग्रेस जीती वो ले लो, 1-2 और ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सीट में निपटाना चाहती हैं वो। अब इसके लिए लेफ्ट और कांग्रेस तैयार हो तो एकता हो जाएगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस तो तैयार हो जाएगी और शायद लेफ्ट भी तैयार हो जाए। देखिए, क्योंकि जो गठबंधन की अनिवार्यता वाले राज्य विपक्ष की तरफ से बताए जाते हैं उसमें यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, इनका जिक्र तो होता है, बंगाल की उस जोर शोर से बात नहीं होती। नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ एकदम सहमत नहीं हूँ, एकदम ही सहमत नहीं हूँ। ममता बनर्जी को कांग्रेस और लेफ्ट की कतई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत ही तब तक है जब तक वो अकेले लड़ती दिखेंगी नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से। वहां का जो डेमोग्राफी है, वहां जिस तरह की राजनीति होती है, वहां जिस तरह की चीजें दिखती हैं, जैसे ही ये दिखने लगेगा कि लेफ्ट और कांग्रेस के सहयोग से ममता लड़ रही हैं, ममता बनर्जी की पार्टी का क्षरण और तेजी से शुरू हो जाएगा। ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं। उनको संदेश देना है। और जहां तक रही बात कि आप एक सीट छोड़ दीजिए जो जीती हुई है, तो अगर उतने भर से बात बने तो उतना कोई भी मान जाएगा, या भाजपा की जीती हुई सीटों में से कोई सीट दे दीजिए। लेकिन क्या राजनीतिक समझौते इस तरह से होते हैं? तो उसका जवाब है कि नहीं होते हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि सबसे कठिन जो होने जा रहा है वो पश्चिम बंगाल ही होने जा रहा है समझौते के लिहाज से। इंटरेस्टिंग है सर, बहुत शॉर्ट में सर। गागर सागर देखिए, ऐसा है कि अकेले अगर लड़ेंगी वो तो 42 की 42 जीत जाए तो दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती, लेकिन अगर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनकर लड़ेंगी तो दिल्ली की सत्ता में उनका शेयर होगा। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि उनको ये दिखाना है कि मैं साथ हूं। हाँ, तो ये मैसेज बहुत जरूरी है हर क्षेत्रीय दल के लिए। साथ हूं दिखाना है तो अलायंस करना पड़ेगा ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।